नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उन सभी के अंदर क्लर्क की वैकेंसी निकल चुकी है और ये विदाउट सीईटी है। जिन कैंडिडेट्स ने सीईटी नहीं भी दे रखा वो भी ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, डोमोसाइल आपको कब की बनवानी है, किस मंथ के बाद की होनी चाहिए, साथ में इसके अंदर जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं कि भाई किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट हैं, सारी चीजें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कितने फेज होंगे एग्जाम के, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, साथ में आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको हरियाणा से रिलेटेड हर अपडेट बढ़िया तरीके से समझाई जाती है, एकदम बढ़िया तरीके से। साथ में उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया जाता है, आपका जो माइंड में कंफ्यूजन है वो एकदम क्लियर किया जाता है। साथ में ये रहता है कि भाई आप ये ऑल इंडिया जैसे वैकेंसी निकलती है 12th पास, ग्रेजुएशन पास, वो भी इस चैनल पर अपडेट दी जाती है कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी पोस्ट निकली है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक जरूर करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टोटल 1265 जो वैकेंसी हैं वो हैं, ये हरियाणा के जो डिफरेंट कोर्ट हैं उन सभी के अंदर, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं डिफरेंट हर जिले के जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर निकली है। इसके अंदर 1265 वैकेंसी हैं, ठीक है। और ये वैकेंसी करवाए कौन? सोसाइटी ऑफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिपल एससी। ये वैकेंसी ट्रिपल एससी जो डिपार्टमेंट है वो आपका एग्जाम लेगा, वो ही भर्ती प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में ये वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी है 1265 है, ठीक है। ये है टोटल वैकेंसी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो करंट वैकेंसी है वो है 1015। 250 वैकेंसी है कि भाई आपके ये जो वैकेंसी निकली इनके अंदर बढ़ सकती हैं या फिर इसके अंदर एड ऑन हो सकती हैं जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उस हिसाब से टोटल है 1265। ओके, अब बात आती है कि भाई इसका जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि भाई आपका फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट आ जाती है, आप फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते, फॉर्म फिल नहीं कर पाते, क्योंकि भाई जैसे ये सोचते हैं भाई कल कर देंगे, परसों कर देंगे, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए भाई आज बन रहा है कल बनवा रहे हैं, ऐसे करके लास्ट डेट के नजदीक पहुंच जाते हैं और हम फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाते। तो इस चीज को आप अपने नोट करके रख लेना, जैसे फोन के अंदर नोट आता है तो वहां वो ओपन करके आप वहां डाल लेना कि हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, तो मेरे को ये फॉर्म फिलअप करना है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 जून है। उससे आप अपने फोन में 20 जून ही डाल लेना, क्योंकि लास्ट में साइट में इशू हो जाता है। 26 जून 2026 शाम 4 बजे से ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, और ये 23 जून ना 26 मई से, सॉरी 26 मई 2026 से, आज से 3 दिन बाद ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में 23 जून 2026 शाम 4 बजे तक ये फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है। इसके अंदर भाई डेट भी बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ाएंगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपने फोन में 20 जून का ही नोटिफिकेशन डालने की 20 जून से पहले मेरे को ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई कोई बोले कि भाई मैं राजस्थान से हूं, मैं पंजाब से हूं, या फिर यूपी से हूं, तो मेरे को भी ये फॉर्म फिलअप करना है, बिहार से हूं, कहीं से भी XYZ, तो वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। बाकी की जैसे कि भाई जो हरियाणा राज्य के हैं, ओनली हरियाणा राज्य के, नॉट इवन पंजाब, ओनली हरियाणा राज्य के जो BC SC ST कैंडिडेट हैं वही इन कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे। जो बाकी अदर स्टेट्स के हैं जैसे पंजाब के हुए या फिर दूसरे राज्य के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो देखो, ये जो प्लस के बाद जो वैकेंसी बता रखी है ये इसमें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सभी अपना नोटिस कर लेना, ये इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो इसके साथ में जैसे DSC में और ये इसमें जो इसके साथ दी हुई है ये वैकेंसी है आपकी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, आपकी बढ़ा के इतनी और आगे बढ़ाई जा सकती है। अब ध्यान से देखना, जनरल कैटेगरी के अंदर 141 पोस्ट हैं प्रेजेंट टाइम में। SC के अंदर 2 कैटेगरीज कर दी गई हैं अभी, DSC और SC। इसमें देखो अलग अलग बताया गया है, DSC के अंदर 118 है, OSC के अंदर 102 वैकेंसी है।
BCA के अंदर 145, BCB के अंदर 101, EWS की हैं 113 वैकेंसी। और इसमें स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए भी खुशखबरी है कि भाई इनकी भी 25 वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन वह PWD के लिए भी अलग से सीट निकाली गई है। ठीक है, ये है आप सभी की पोस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। इसके अंदर 18 से 42 साल तक जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या फिर भाई मैरिड हो अनमैरिड हो। आगे इसमें मैरिड अनमैरिड का भी सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन जिनकी शादी हो रखी है, मतलब कैसे शादी हो रखी है, वो फॉर्म भी फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप वीडियो का अंत तक जरूर देखना, आपको मैं पता चल जाएगा। जो जनरल कैटेगरी है उसके अंदर 18 से 42 वर्ष एज क्राइटेरिया है। SC और BC का 5 साल की छूट मिलेगी। SC और BC मतलब कि जो DSC है, SC है, BCA है, BCB है, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। इनकी एज हो जाएगी 47 वर्ष। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैक्सिमम 45 वर्ष तक का हो, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकता है। PWD जो कैंडिडेट होते हैं इनको 10 साल की छूट मिलेगी, मैक्सिमम 52 हो जाएगी। और देखो अनमैरिड, विडो और डाइवोर्स वुमेन को 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, समझ गए होगे आप। अब इसमें आता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन की भाई मैं फॉर्म फिलअप, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है तो मैं ये फॉर्म फिलअप कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो ध्यान से देखना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। देखो इसमें BA BSc या फिर इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, ये होनी चाहिए। या तो BA हो, BSc हो, या फिर इसके बराबर कोई डिग्री हो। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट की। वर्ड MS ऑफिस के अंदर वर्ड आता है और स्प्रेडशीट आती है। ठीक है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। या फिर और 10th में हिंदी या संस्कृत में है एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ठीक है, ये बता रखा है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने कल ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। आप अगर टेलीग्राम चैनल पर जाके देखेंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ये नोटिफिकेशन, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैंने डाल दिया था कल ही। कल आई थी, कल शाम को ये वैकेंसी रिलीज हुई थी। या फिर देखो 12th और BA MA में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर किसी के पास 10th में नहीं है हिंदी संस्कृत, तो 12th में के बाद BA MA में ये होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। आप ये बात समझ गए। या तो उनके पास ये डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और उनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, या फिर वो 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें अनिवार्य है। ठीक है, सैलरी कितनी रहेगी इसमें। सैलरी में देखो, इसमें अभी इसमें एग्जैक्ट सैलरी नहीं लिखी हुई, जो नोटिफिकेशन निकला है उसके अंदर एग्जैक्ट सैलरी नहीं लिखी हुई। ठीक है, इसके अंदर जो हरियाणा कोर्ट कलरक की जो सैलरी रहेगी वो 25,500 से लेके और 81,000, ये लेवल 4 के अंदर। लेवल 4 के अंदर अप्रोक्स सैलरी आपको मिल जाती है भाई 50,000 के समथिंग आपकी अप्रोक्स सैलरी हो जाती है। 25,500 के हिसाब से TA DA वगैरह जितने भी जो अलाउंसेज वगैरह हैं, सारी चीजें मिला के आप मान के चलो आपकी 45 प्लस सैलरी रहेगी। 45,000 प्लस में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, जो टोटल सैलरी मिलेगी इन हैंड वो उसकी बात हो रही है, लगभग 50,000 के समथिंग आपकी सैलरी रहेगी। देखो इसमें बता रखा है, साथ में DA HRA मेडिकल अलाउंसेज और जितने भी अलाउंसेज बच गए वो सारे मिला दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी इसमें। देखो एप्लीकेशन फीस SC BC और EWS ESM के लिए 710 रुपए रहेगी। ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी है उन सभी की, ठीक है, 710 रहेगी। लेकिन जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है उनकी फीस रहेगी 1200 रुपए। और जनरल कैटेगरी में जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी रहेगी 875। लेकिन आप जैसे और बोलेंगे भाई जितनी भी फीमेल है कि भाई अदर कैटेगरी की हम फीमेल हैं तो हमें कितनी, आपको भी 710 रुपए पे करने होंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी में जो फीमेल है उनको 875 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। अब बात आती है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज के अंदर होगा। ठीक है, 3 स्टेप होंगे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। स्टेप 1 के अंदर होगा CBT, आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, 100 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें 50 नंबर का तो GK आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है,
और इसमें 20 नंबर के 20 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन ही आएंगे। 50 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। नोटिफिकेशन के अंदर इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन की संख्या दे रखी है 50, क्वेश्चन की संख्या दे रखी है 50, लेकिन वो जो है वो ओनली 20 ही रहेगा, 20 क्वेश्चन। वो उसमें टाइपिंग एरर हुआ है, जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें 20 ही क्वेश्चन होंगे और वो 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका रहेगा इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, वहां पे आपको लिखना भी होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ये होगा 30 नंबर का, टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा, जैसे इसमें क्या है कि हर गलत क्वेश्चन 1/4 है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें जो पासिंग जो क्राइटेरिया रहेगा, जैसे कि भाई आप अगर 33%, जैसे 100 में से अगर 33 नंबर से कम अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको पास ही नहीं माना जाएगा, आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए वैलिड नहीं किया जाएगा। जैसे ओवरऑल जैसे कि भाई इसके अंदर भी और इसके अंदर भी मिला के आपको ओवरऑल कितने लेने हैं, 40% लेने हैं, ठीक है। 40% मार्क्स होने चाहिए, वैसे आपके 33% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट जो स्टेज होगी उसके लिए क्वालिफाई माने जाओगे। लेकिन ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है, वैसे तो आपकी कट ऑफ लगेगी इस पे, जैसे कि भाई 70 से ऊपर वाले सिलेक्शन हुए नेक्स्ट स्टेज के लिए, वो डिपेंड करता है। ये तो एक मिनिमम एज क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो आपका एग्जाम का क्वालिफाई करने का है वो बताया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है जो फेज 2 होगा, उसके अंदर क्या क्या करवाया जाएगा। देखो जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसके अंदर भी देखो 2 पार्ट होंगे, ठीक है। कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा उसके अंदर भी 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर आपको स्प्रेडशीट मिलेगी, उसके अंदर वो काम बताएंगे, वो करके देना, वो होगा 10 नंबर का, ठीक है। उसे ये स्प्रेडशीट या फिर वर्ड मिलेगा, उसके अंदर आपको 10 नंबर का इसमें काम होगा, ठीक है। 10 मिनट मिलेंगी पास करने के लिए, 10 नंबर का होगा, 10 मिनट मिलेंगी पास करने के लिए, आपको 4 नंबर लेने अनिवार्य होंगे। पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग नहीं होगी, इंग्लिश टाइपिंग होगी। इंग्लिश टाइपिंग में ओनली 30 वर्ड पर मिनट, भाई बहुत सिंपल है, 30 वर्ड पर मिनट लिखने टाइप करने, बहुत आसान है। अगर कोई कैंडिडेट लग के 15 दिन, मात्र 15 दिन टाइपिंग कर लेगा तो उसकी टाइपिंग हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है, 10 मिस्टेक, जैसे कि भाई एक मिस्टेक 10 वर्ड का एक मिस्टेक गिनी जाएगी, ठीक है। जो 10 वर्ड, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो जैसी वर्ड तो ये अलग अलग हो गए ना, लेकिन यहां तक आपकी एक मिस्टेक गिनी जाएगी, ठीक है। बाकी आपको इसका फुल समझना है अच्छे से तो नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको डाउनलोड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां भी इसको अच्छे से समझ सकते हो। अब बात आती है फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। जो फाइनल मेरिट है वो केवल एग्जाम के बेस पे बनेगी, ठीक है। सीबीटी जो वो है, जो दूसरा टेस्ट है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, उस पर कोई मेरिट नहीं बनेगी। आंसर की को भी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन उसका एक क्वेश्चन का देखो 25 रुपए हैं, प्रति क्वेश्चन लगेंगे आपके, 25 रुपए लगेंगे एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के, एक ऑब्जेक्शन लगाने के, ठीक है। प्रोविजनल आंसर की आपकी डाल दी जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्शन आप उस पर लगा सकते हो। केवल ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, मल्टीपल फॉर्म भरने के बाद जो लास्ट, जैसे आपने 2 फॉर्म लगा दिए तो आपका जो सेकंड फॉर्म है ना वो मान्य होगा, पहला फॉर्म मान्य नहीं होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखना। इसमें दे रखा है नोटिफिकेशन में ये बातें, और मैं तो ये बोलूंगा कि आप एक फॉर्म फिलअप करो और वो भी अच्छे से अपना साइबर कैफे वाले के पास बैठ जाना, बैठ के फॉर्म फिल करवा देना। कुछ कैंडिडेट जो खुद फॉर्म फिल करते हैं वो खुद अपने आराम से एक एक स्टेप को देख के फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। एडमिट कार्ड इसका पोस्ट से नहीं आएगा, आपका डायरेक्ट इसकी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जो फोटो है वो देखो, फॉर्म भरते समय लाइव फोटो कैप्चर होगी, मतलब कि जैसे एसएससी के अंदर लाइव फोटो कैप्चर होती है, वही सेम प्रोसेस इसके अंदर बता रखा है, लाइव फोटो कैप्चर होगी, सेम फोटो एडमिट कार्ड पर लगेगी। या फिर जैसे जो भी फोटो आप इसमें लगे, भाई आपने ये करना कि भाई ज्यादा पुरानी फोटो ना हो, नई फोटो हो, वो आप फोटो खींच के इसके अंदर अपलोड करना, वही आपकी एडमिट कार्ड के अंदर लगानी है आपको, ठीक है। अब वो या फिर लगी आएगी, ठीक है।
एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी अगर आपने डिफरेंट फोटो लगा दी या फिर फोटो हुई आप जैसे एग्जाम सेंटर में भी जब लेके जाओ तो वही सेम फोटो एडमिट कार्ड वाली ही निकलवा लेना और वही लेके जाना। डिफरेंट होगी तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्जाम आपका ऑल इंडिया हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में बता रखा है, लगभग आप मान के चलो हरियाणा के अंदर ही इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि भाई जिनकी शादी वाला भी इसमें इश्यू आ रहा है, जिन कैंडिडेट्स ने 2 शादी कर रखी हैं, या महिला हो या पुरुष हो, वो ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। ध्यान से सुन लेना भाई, क्योंकि अगर फॉर्म फिलअप हो गया तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, खाम का फीस वेस्ट जाएगी। अगर किसी की पहले से शादी है और उसने दूसरी शादी कर ली तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट ने जैसे भाई फॉर्म भी फिल कर दिया, लास्ट में जाके जब डीवी हुआ तो या फिर बाद में पता चल रहा है कि भाई इस कैंडिडेट ने तो 2 शादी कर रखी है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर देना, ठीक है भाई। ये फोटो सिग्नेचर वगैरह, मोबाइल ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें ध्यान से डालना है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इसमें जो वैकेंसी है वो बढ़ घट भी सकती है, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या चेंज भी हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए जो हरियाणा हाईकोर्ट है वो चेंज भी कर सकता है। अब देखो ये मैंने बता दी थी कि भाई जो हरियाणा वाले हैं वो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, दूसरे राज्य वाले क्या कर सकते हैं, दूसरे राज्य के जो हैं वो BC SC रिजर्वेशन में नहीं मिलेंगे, वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, जो दूसरे राज्य के हैं। क्रीमी लेयर वाले BC सर्टिफिकेट वालों को जैसे लेटेस्ट BC सर्टिफिकेट होनी चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर अंडरटेकिंग देना जरूरी होगा। देखो इसके अंदर एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी होगा, वो भी आपको फिलअप करके देना होगा। साथ में ये होगा कि दूसरे राज्य के हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल होंगे, हरियाणा वाले ही BC कैटेगरी के अंदर शामिल हो सकेंगे, ठीक है। और ये अप्रैल के बाद की अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये अप्रैल के बाद की बनवा लेना, ये बात आप लिख लो, बाद में फॉर्म रिजेक्ट होगा कुछ भी होगा, ध्यान दे लेना अभी से ही कि अगर आपने अप्रैल 2026 से पहले की अगर आपकी BC SC DSC EWS सर्टिफिकेट है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपके अप्रैल के बाद की जो सर्टिफिकेट है तो आप ये मान के चलो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। ये हरियाणा के अंदर बहुत मोटा रोल है भाई, इसको ध्यान से देख लेना आप अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को, ठीक है। अगर ये देखो, हाँ भाई ये जहाँ भी बता दी कि भाई EWS सर्टिफिकेट है हरियाणा गवर्नमेंट की होनी चाहिए, 26-27 में वैलिड होना चाहिए, ठीक है। 23 जून 2026 से पहले इशू होना चाहिए। जो देखो भाई ये भी नहीं हो कि भाई आप फॉर्म 23 जून तो लास्ट डेट है, उसके बाद अगर आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाओगे, अगर उसके बाद की आपके पास EWS या फिर कोई भी कैटेगरी की सर्टिफिकेट हुई तो, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला EWS सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ये जो अपना हरियाणा राज्य का है वो होना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक का मैंने बता दिया भाई। एग्जाम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होंगे, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में हुआ तो ये मार्क्स भी हैं वो नॉर्मलाइजेशन होंगे, ठीक है। भाई इसमें एक चीज और बढ़िया है कि आप अपने एग्जाम को रीचेकिंग करवा सकते हो, ठीक है। री एवल्यूशन नहीं होगा, रीचेकिंग होगी, लेकिन प्रति आंसर शीट 500 रुपए में आप अपना एग्जाम भी दोबारा चेक करवा सकते हो, ठीक है। इसमें बताया हुआ है 500 रुपए में आप अपना फॉर्म भी रीचेक करवा सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको अंडरटेकिंग देनी होगी, हरियाणा में कहीं भी पोस्टिंग मिले तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई हरियाणा के जो कैंडिडेट है वो हरियाणा में आराम से अपना, या हरियाणा के किसी भी जिले के अंदर पोस्टिंग है वहाँ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। भाई आपका कोई भी फॉर्म वगैरह गलत हो तो आप को ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, मेन पॉइंट यही थे, आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए तो भाई आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। आपका अभी भी कोई भी डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करना, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ आपको हरियाणा की हर भर्ती के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाता है।
कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो उसको भी कमेंट में देखा जाता है, सुना जाता है, उस पर उसके जिस भी कैंडिडेट की जो भी समस्या होती है उसको एडवाइस दी जाती है, अच्छी एडवाइस दी जाती है जिससे उसका सोल्यूशन हो उसके। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर डालना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।